हेलो गाइस, फाइनली सीज़न 2 का पार्ट 2 ये रहा। गार्डर अपने मास्टर के घर को आग लगा के तलवार लिए बाहर निकलता है और उसका मास्टर अपनी लाइफ की भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और तुम्हें बहुत सा पैसा भी दूंगा। तो गार्डर कहता है इस सब से तुम मेरी सफरिंग और मेरी इंसल्ट का बदला नहीं चुका सकते। तो उसका मास्टर उसके पाँव पकड़ लेता है कि अब से मैं तुम्हारा स्लेव हूँ और तुम मेरे मास्टर। उसके बूट चूमने लगता है। तो गार्डर कहता है ठीक है, तुम मेरे स्लेव हो तो तुम्हारी ज़िंदगी मेरी मलकियत है और इसके साथ मैं जो चाहे करूँ। फिर गार्डर उसे मार देता है। गार्डर उसकी बीवी और बेटे को जिंदा छोड़ देता है। अगले दिन थोरफिन और रेनार स्वेलकर से मिलने जा रहे होते हैं और रेनार कहता है वो वक्त आने वाला है जब हमें स्वेलकर से टूल्स बोरो नहीं करने पड़ेंगे। थोरफिन पूछता है तुम आज़ाद होने के बाद क्या करोगे। रेनार बताता है कि मैं एक लंबे अरसे से स्लेव रहा हूँ और मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या डिसीजन लूँ। अगर मैं कुछ अरसा यहाँ रुक जाता तो शायद आर्नेट को आज़ाद करवा लेता। थोरफिन कहता है मैं समझ गया, तुम्हें आर्नेट से प्यार हो गया है। रेनार कहता है ऐसा नहीं है। तभी स्नेक चिल्लाते हुए अपने शेड से बाहर निकलता है कि स्वेरकल कहाँ मर गया है। उसने सुबह से मेरे लिए कुछ खाने को नहीं बनाया। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि स्वेरकल खेतों में कहीं गिरा पड़ा होगा। तो वो घोड़ा लेके खेतों की ओर जाते हुए रेनार और थोरफिन को भी अपने साथ आने का बोलता है। स्नेक खेतों में पहुंचता है जहाँ स्वेरकल बेहोश पड़ा होता है। वो उसे घर ले आता है। इसके बाद आर्नेट स्वेरकल के घर आती है, उन सब के लिए खाना बनाती है और स्वेरकल को बताती है कि अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इसके बाद फॉक्स स्नेक से मिलने आता है। वो स्नेक को बताता है कि पास के फार्म से एक स्लेव अपने मास्टर कियालकर को मार के भाग गया है। तो स्नेक कहता है कियालकर अपने स्लेव्स पर जुल्म करता था तो उसके साथ ऐसा होना ही था। फॉक्स कहता है बस यही नहीं, उस स्लेव ने कियालकर के घर को भी आग लगा दी है और कियालकर के अंकल ने उसे पकड़ने के लिए 3 घोड़े इनाम में रखे हैं। स्नेक कहता है 3 घोड़े अच्छा इनाम है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। 3 आदमियों में बैठ जाओ, अगर वो मिल जाए तो उसे पकड़ने के लिए ज़्यादा मुश्किल में ना पड़ना, पहले अपने बाकी आदमियों को बुलाना। अगले दिन फॉक्स बैजर और लिजर्ड के साथ गार्डर को ढूंढने जंगल में जाता है जहाँ उन्हें गार्डर दरख्त के नीचे सोया हुआ दिखाई देता है। तो बैजर और लिजर्ड आपस में बहस करने लगते हैं कि ये वही है या नहीं। लिजर्ड कहता है हमें बाकियों को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। तो बैजर गुस्सा होता है कि फिर हमारा शेयर काम हो जाएगा। वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और फॉक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि शोर ना करो। उनके शोर से गार्डर जाग जाता है और उन पर हमला कर देता है। वो लिजर्ड को मार देता है। दूसरी ओर स्नेक रेनार और थोरफिन को बताता है कि स्वेरकल के पास जिंदा रहने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, तुम्हें उसके सानात का बदला चुका देना चाहिए। फिर वो एक घुड़सवार को देखता है जो बहुत तेज़ी से किसी और डायरेक्शन में जा रहा था। वो सोचने लगता है शायद ये मेरा कोई आदमी है, लेकिन गौर करने पर उसे रियलाइज़ होता है कि ये मेरे आदमियों में से नहीं है। तो उसे रुकने का बोलता है। तभी बैजर और फॉक्स अपने घोड़े पर आते हुए बताते हैं कि ये वही स्लेव है और इसने लिजर्ड को मार दिया है। स्नेक अपनी तलवार उठाने के लिए अपने शहर में भागता है और आर्नेट गार्डर को पहचान कर उसे पुकारती है। गार्डर रुक जाता है और आर्नेट को देखते ही कहता है कि आखिरकार मुझे मेरी वाइफ मिल गई है। वो आर्नेट के पास आता है और उसे अपने साथ चलने का बोलता है। तो स्नेक वहाँ आ जाता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो आर्नेट को पकड़ के फॉक्स से कहता है कि इसे ले जाओ, मैं गार्डर को संभालता हूँ। गार्डर और स्नेक लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो रेनार स्नेक के आदमियों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन थोरफिन उसे रोक देता है कि हम नहीं जानते ये सब क्या हो रहा है और तुम अभी इस सिचुएशन में नहीं कि किसी को मार सको। तो रेनार रुक जाता है और स्नेक थोरफिन से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद गार्डर और स्नेक लड़ने लगते हैं। स्नेक एक हिट उसके पेट में मारता है और फिर एक हिट उसकी कमर पर, जिससे गार्डर बेहोश हो जाता है। होश आने पर बैजर गार्डर को बांध के ले जाता है। स्नेक बाकी 2 को बताता है कि एक भागा वो स्लेव है, इसने हमारे आदमी को मारा और आर्नेट को भी किडनैप करने की कोशिश की है, हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। रात को रेनार गुस्सा होता है और एक प्लान शेयर करता है कि हम आधी रात को गार्डर छुड़वा कर यहाँ से भागने में हेल्प करेंगे। तो आर्नेट कहती है आराम से बैठ जाओ, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदली जा सकती। फिर उसे अपनी बैक स्टोरी बताती है। हम स्वीडन के गांव में रहते थे, हम ना गरीब थे ना अमीर, बस लाइफ अच्छी और नॉर्मल गुजर रही थी। जब मेरा बेटा 1 साल का हुआ तो जंगल में कुछ फासले पर ज़मीन का ऐसा हिस्सा मिला जहाँ बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता था। तो लोग उसके लिए आपस में लड़ने लगे। उस लड़ाई में गार्डर का दोस्त भी था तो वो गार्डर से हेल्प मांगने आया। इसके बाद गार्डर ने बाकी विलेजर्स को ये बात बताई और सभी डिसाइड करने लगे कि हमें इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। मैंने गार्डर को समझाने की कोशिश की कि हमारे पास बहुत साजो सामान और हथियार हैं, हमें मज़ीद आयरन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने कहा कि अगर वेस्टर्न लोगों के हाथ ये आयरन लग गया हमारे रीजन में पावर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण सभी विलेजर्स लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए निकल गए। कुछ दिन बाद हमारे विलेज में बहुत सी कश्तियाँ आईं। हमें लगा हमारे आदमी जंग से वापस आ गए हैं, लेकिन ये वाइकिंग्स थे जिन्होंने हमारे गांव में लूट मार करके आग लगा दी। वो मेरे बेटे को उठा कर ले गए और मुझे भी बंदी बना लिया। इसके बाद आज मैंने गार्डर को देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ उसकी सफरिंग ने उसे बहुत बदल दिया है और अब मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती।
ये फार्म मेरे बेटे की ग्रोथ के लिए अच्छी जगह है। बिकॉज आर्नेड को कुछ दिन पहले ही पता चला था कि वो केटल के बेटे से प्रेग्नेंट है, तो वो एनार को कुछ भी ऐसा वैसा करने से मना कर देती है और कहती है कि इस तूफान को गुजरने दो। इसके बाद आधी रात को आर्नेड गार्डर के पास जाने लगती है, तो स्वेरकल उसे रोक के पूछता है कि मुझे तो लगा था तुम तूफान गुजरने का इंतजार कर रही हो। तो आर्नेड कहती है मुझे जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं उसके जख्मों को साफ करना चाहती हूँ। तो स्वेरकल कहता है बहुत साल पहले मैं भी एक ऐसी सिचुएशन का शिकार था जब मैं एक तूफान के गुजरने का वेट कर रहा था। वो बताता है कि 20 साल पहले जब मैं फार्म का हेड था, तब केटल को गांव की एक लड़की से प्यार हो गया और वो लड़की भी केटल को पसंद करने लगी। लेकिन एक दिन वो लड़की एक आदमी एवा की नज़रों में आ गई। वो आदमी हमारा पड़ोसी विलेजर था जो दिन ब दिन पावरफुल हो रहा था। केटल उस लड़की को पाने के लिए लड़ मरने के लिए तैयार था, पर हमने पेनफुल डिसीजन लेकर उस लड़की को जाने दिया। लेकिन एवा और उस लड़की की शादी के दौरान एक आदमी ने वहाँ हमला करके उसे मार दिया और सब कुछ जला दिया। मुझे जैसे ये खबर मिली मैं उस जगह पहुंचा, लेकिन वो लड़की मर चुकी थी और सब तबाह हो गया था। वो आर्नेड से सॉरी कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तो आर्नेड बाहर निकल जाती है। इसके बाद आर्नेड स्नेक के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं गार्डर के जख्म साफ करने आई हूँ। स्नेक मना कर देता है। वो अपने आदमी से कहता है कि इसे वापस छोड़ कर आओ, लेकिन स्नेक वहाँ से जाते हुए आखिरी घोड़ा अपने साथ ले जाता है। तो उसके आदमी को आर्नेड के साथ पैदल जाने में मौत नजर आती है। आर्नेड उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे गार्डर से मिलने दो, मैं उसके जख्म साफ करना चाहती हूँ। तो वो आदमी पिघल जाता है और आर्नेड को गार्डर के पास ले जाता है। गार्डर आर्नेड से सॉरी करता है कि मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। स्नेक के बाकी आदमी शेड के अंदर जाने लगते हैं, तो जो आर्नेड को अपने साथ लाया था वो उन्हें रुकने का बोलता है, लेकिन बाकी कहते हैं कि इसे तुम अपने साथ लाए थे तो रखवाली भी तुम करो। वो शेड के अंदर चले जाते हैं, तो ये आदमी आर्नेड से कहता है कि बस करो। वो आर्नेड को हाथ लगाता है और तभी गार्डर उस पर हमला करके उसके गले को काट देता है। वो आदमी अपनी तलवार निकालता है, लेकिन ब्लड लॉस होने की वजह से वो मर जाता है। उसके गिरने पर शोर पैदा होता है और बाकी आदमी बाहर निकल आते हैं। जब स्नेक वापस आता है तो उसके आदमी मारे जा चुके थे। आर्नेड और गार्डर वहाँ से फरार थे, तो स्नेक अपने साथियों के साथ उन्हें ढूंढने निकल जाता है। अगले दिन स्नेक के आदमी एनार और थोरफिन की शेड में गार्डर को ढूंढने जाते हैं, तो थोरफिन को रियलाइज हो जाता है कि गार्डर भाग गया है। वो दोनों स्वेरकल के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें आर्नेड घर के बाहर दिख जाती है। वो उसके पास जाकर गार्डर को पूछने लगते हैं। तब थोरफिन नोटिस करता है कि बैजर छुपकर उन पर नजर रखे हुए है, बिकॉज स्नेक भी स्वेरकल के घर में होता है और वो आर्नेड को शिकार के तौर पर यूज कर रहा होता है कि गार्डर आर्नेड के लिए यहाँ जरूर आएगा। तो थोरफिन और एनार आर्नेड के साथ नीचे बैठ जाते हैं और आर्नेड बताती है कि गार्डर को भगाने में मैंने ही हेल्प की है, लेकिन वो कहीं दूर नहीं गया। वो घायल था और बेहोश हो गया। मैं उसे उठा के नहीं ले जा सकती थी, तो स्वेरकल और मैंने स्नेक के आने से पहले उसे स्वेरकल के बेड के नीचे छुपा दिया। अब स्नेक अपने साथियों के साथ उसके इंतजार में यहाँ बैठा है। एनार कहता है तुमने तो कहा था कि तुम इस समय नहीं पढ़ना चाहती। तो आर्नेड रोते हुए बताती है कि मैं गार्डर और इस बच्चे के साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहती थी। तो एनार अपनी हेल्प ऑफर करता है और थोरफिन भी हेल्प करने के लिए मान जाता है। इसके बाद आर्नेड स्नेक से लंच बनाने की परमिशन लेती है। तो स्नेक कहता है जो करना है करो, बस हमारी नज़रों के सामने रहना। आर्नेड लंच बनाने लगती है। तभी स्पाइडर स्नेक को बताता है कि एक आदमी दरख्तों के पीछे छुपा हुआ है। तो स्नेक स्पाइडर और बैजर के साथ उस आदमी का पीछा करता है और वो आदमी जंगल की ओर भागने लगता है। ये एनार होता है। थोरफिन जब देखता है कि वो सब एनार के पीछे चले गए हैं, तो वो स्वेरकल के घर जाकर उससे परमिशन लेता है कि मुझे अपना घोड़ा और काट दो, मैं गार्डर को इस पर लाद कर साउथ बॉर्डर तक छोड़ आऊँगा। तो स्वेरकल कहता है मुझे भी कार्ड के ऊपर ला दो, इससे किसी को शक नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारी हेल्प करने में मेरा हाथ भी शामिल है। दूसरी ओर एनार का पीछा करते हुए स्नेक सोचने लगता है कि गार्डर घायल होकर इतना तेज नहीं भाग सकता। तो वो अपने आदमियों से कहता है इसका पीछा करो, अगर ये गार्डर हुआ तो तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे, मैं तब तक बाकी आदमी भेजता हूँ। और वो वापस चला जाता है और फिर गार्डर को उठा के गार्ड में रखता है। तभी स्नेक उसकी तरफ पैदल आ रहा होता है, जिसे देख के थोरफिन को रियलाइज होता है कि ये घोड़े को अकेला छोड़कर यहाँ तक भाग के आया है ताकि घोड़े की आवाज़ पैदा ना हो। स्नेक उसके सामने आकर तलवार निकाल लेता है और कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। इसके बाद थोरफिन और स्नेक लड़ने लगते हैं। श्योरली उनकी फाइट अच्छी होती है और दोनों एक दूसरे के बारे में ये सोचने लगते हैं कि ये इतना अच्छा फाइटर होके यहाँ क्या कर रहा है। लड़ते लड़ते स्नेक कार्ड के पास पहुँच जाता है और थोरफिन कार्ड से दूर। अब स्नेक के पास गार्डर को मारने का मौका होता है, तो आर्नेड और थोरफिन गार्डर को मारने से मना करते हैं और ग्रैम्स भी स्नेक से कहता है मेरे सारे फार्म्स ले लो, लेकिन आप कोई खून खराबा ना करना। तो स्नेक गुस्सा होता है कि मैंने और मेरे आदमियों ने भी बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें ऐसे मार दिया जाए। क्या हमारी लाइफ मैटर नहीं करती? क्या गार्डर मेरे 5 आदमियों की ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? फिर स्नेक गार्डर को तलवार मार देता है। इसके बाद स्नेक आर्नेड और थोरफिन से कहता है कि तुम दोनों से भगाने में हेल्प कर रहे थे तो तुम्हें सजा मिलेगी, केटल के आने का वेट करो।
तभी गार्डर खड़ा हो जाता है बिकॉज वो अभी मरा नहीं था और वो स्नेक पे हमला करके उसे चोक देने लगता है। स्नेक सांस नहीं ले पाता और बेहोश हो जाता है। थॉरफिन गार्डर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तो आर्नेट गार्डर से कहती है कि इसे जाने दो, चलो हम अपने बेटे के पास घर चलते हैं। इसे सुनते ही गार्डर अपने होश में वापस आता है और स्नेक को छोड़ देता है। इसके बाद गार्डर थॉरफिन से कहता है कि मुझे घर जाने के लिए तुम्हारे कार्ड की ज़रूरत है। थॉरफिन कहता है ये मेरा नहीं है। तो ग्रैम्स कहता है ये मेरा है, तुम खुशी से ले जाओ, तुम्हारा सफ़र बहुत लंबा है। आर्नेट और गार्डर अपना सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में गार्डर के सामने उसकी लाइफ का सारा फ्लैशबैक घूम जाता है। वो आर्नेट की गोद में सर रख के कहता है मैं थक गया हूँ, मुझे कुछ देर सोने दो, और फिर वो मर जाता है। स्नेक के आदमी उनके कार्ड को घेर लेते हैं। कैन्यूट अपनी फोर्सेस के साथ केटल के फार्म्स की ओर आ रहा होता है। फ्लोकी कैन्यूट से कहता है कि तुम्हें इस छोटे से क्लैन से लड़ने के लिए आने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग काफ़ी थे। लेकिन वुल्फ कहता है कैन्यूट एक वेल प्लान के अकॉर्डिंग उसके फार्म पे जा रहा है, तो उसके डिसीजन को क्वेश्चन ना करो। कैन्यूट सोचता है कि उम्मीद है केटल और उसके लोग आराम से मेरे आगे सरेंडर कर देंगे, वरना मैं उन पर कोई रहम नहीं करूँगा। दूसरी ओर थोरगिल बाकी लोगों के साथ अपने फार्म पे पहुंच जाता है और वो एक बैरल फेंकता है जिसमें से केटल निकलता है। थोरगिल अपने आदमियों से कहता है कि जंग के लिए तैयार रहो, 1-2 दिन में दुश्मन हमारे फार्म पे आने वाला है। केटल अपना गम और स्ट्रेस कम करने के लिए आर्नेट के पास घर जाता है, लेकिन आर्नेट वहाँ मौजूद नहीं थी। तो उसकी बीवी बताती है कि आर्नेट का हस्बैंड यहाँ आया था, तो आर्नेट ने उसके साथ भागने की कोशिश की और हमारे 2 स्लेव थोरफिन और एनार ने भी उसकी हेल्प की, जिसके कारण हमारे आदमी भी मारे गए। दूसरी ओर लीफ स्नेक के अड्डे पर जाता है कि मुझे थोरफिन से मिलने दो। केटल ने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं उन्हें सही सलामत इस फार्म तक ले आऊँ तो थोरफिन को आज़ाद कर देंगे, लेकिन स्नेक मना कर देता है केटल से बात करो। तो पार्टर लीफ से कहता है कि आर्नेट की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, मुझे लगता है तुम्हें थोरफिन के साथ आर्नेट और एनार को भी खरीदना पड़ेगा। केटल आर्नेट के पास जाता है और उसे डंडे से मारने लगता है। आर्नेट कहती है मुझे मत मारो, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। तो केटल उसे और ज़्यादा मारने लगता है कि तुमने भागने की कोशिश की, मैं कैसे यकीन करूं कि ये बच्चा मेरा है। तब स्नेक उसका डंडा पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें इसे मारने या जिंदा रखने का पूरा हक है, लेकिन खुद सोचो क्या तुम इसे मारना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें ऐसा करने देता हूँ। तो केटल कुछ रिलैक्स होता है और वहाँ से जाते हुए पार्टर से कहता है इसके जख्मों की मरहम पट्टी करो। लीफ केटल को ऑफर करता है कि मैं थोरफिन के साथ आर्नेट और एनार को बाय करने के लिए तैयार हूँ। तो केटल कहता है आर्नेट सिर्फ मेरी है, तुम थोरफिन और एनार को ले जाओ और जो मर्जी करो। इसके बाद एनार और थोरफिन आर्नेट को देखने जाते हैं। पार्टर बताता है कि ये कब से बेहोश है और मुझे नहीं लगता ये बच पाएगी, जब तक ये होश में नहीं आती सब्र करो। दूसरी ओर कैन्यूट अपनी फोर्सेस के साथ साहिल समंदर में पहुंच जाता है और उसके लोग केटल के लोगों पर हमला कर देते हैं। इसके बाद कैन्यूट एक मैसेंजर भेजता है जो केटल को बताता है कि तुम्हारे क्राइम्स की सज़ा 10 साल बनती है, लेकिन कैन्यूट तुम्हें माफ़ करना चाहता है, तो खुद को कैन्यूट के आगे सरेंडर कर दो, अगर ना किया तो जंग होगी। उनके जाने के बाद थोरगिल वहाँ आता है और बताता है मैंने कैन्यूट के सिपाही काउंट किए हैं, वो बस 100 लोग हैं। तो केटल खुश होने लगता है कि कैन्यूट बेवकूफ़ है जो यहाँ मरने आया है, बिकॉज हमारे पास 300 लोग हैं। दूसरी ओर स्नेक फोक्स के साथ कैन्यूट के सोल्जर्स को ऑब्जर्व करके बताता है अगरचे ये 100 लोग हैं, लेकिन ये 300 लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बिकॉज इनमें यंग वाइकिंग का ग्रुप भी है जो दिन रात बस जंग का सोचते हैं। स्नेक अपने आदमियों को बताता है कि हम इन लोगों को नहीं हरा सकते, वो स्किल्स और वेपन्स में हमसे आगे हैं, तुम लोग भागना चाहो तो भाग जाओ, मैं तो फाइट करूँगा। फोक्स कहता है हम केटल को बांध के कैन्यूट के हवाले कर देते हैं तो ये फाइट ही नहीं होगी। एक आदमी कहता है थोरगिल का मुकाबला कैसे करेंगे, तो दूसरा कहता है केटल की आयरन फिस्ट मत भूलो। मीन केटल पहले बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था कि उसने एक पंच से बियर को मार दिया, जिसके बाद वो आयरन फिस्ट केटल फेमस हो गया। तो स्नेक बताता है वो कोई आयरन फिस्ट नहीं है, जब मैं 15 साल का था तो मैं केटल आयरन फिस्ट से मिला, उसने मुझे लड़ना सिखाया। इसके कुछ साल बाद मैं मुश्किलों में पड़ गया तो मैं केटल के फार्म्स पे आ गया कि शायद मुझे केटल से कुछ हेल्प मिलेगी, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो ये केटल बहुत डिफरेंट था। ये वो आयरन फिस्ट केटल नहीं था, बस इसका और उसका नाम सेम है, इसका एडवांटेज ये केटल उठा रहा है। इसके बाद केटल अपने आदमियों के साथ जंग करने जाता है और स्नेक उसे आखिरी बार वार्न करता है कि हम ये जंग हार जाएंगे, लेकिन केटल उसकी बात नहीं मानता। दूसरी ओर थोरगिल ओलमार को बताता है केटल के साथ जितने लोग लड़ने गए हैं सब बुज़दिल हैं और जल्द मारे जाएंगे। तो ओलमार पूछता है फिर उन्हें क्यों भेजा। थोरगिल कहता है ये एक चाल है, जब कैन्यूट के सिपाही इनसे लड़ते हुए डिस्ट्रैक्ट होंगे तो हम पीछे से कैन्यूट पे हमला कर देंगे। लड़ाई शुरू होती है और कैन्यूट के सिपाही केटल के लोगों को मारने लगते हैं। केटल को थोरगिल कहीं नज़र नहीं आ रहा होता, बैजर का हाथ कट जाता है और फोक्स भी हेल्प करने से डरा हुआ होता है, उसने एक बैजर को बचा लेता है। फिर वो सभी लोगों को रिट्रीट करने का बोलता है तो केटल के सिपाही वापस भागने लगते हैं। थोरगिल समंदर से तैर के कैन्यूट के पीछे जाता है, वो कैन्यूट पर तलवार से हमला करता है और खुद को बचाते हुए कैन्यूट की तलवार टूट जाती है। थोरगिल उसके 2 सिपाहियों को मार देता है। फिर थोरगिल कैन्यूट को मारने लगता है तो वुल्फ थोरगिल के हाथ में तलवार घुसा देता है और फिर उसे नीचे गिरा के गला दबाने लगता है। थोरगिल वुल्फ की आंख फोड़ देता है,
इसके बाद कैन्यूट थोरगिल पर हमला करता है, लेकिन थोरगिल खुद को बचाते हुए भाग जाता है और समंदर के रास्ते फरार होने लगता है। वुल्फ अपनी फोर्सेस से कहता है किंग पर हमला हुआ है, वापस आ जाओ। तो उसके सिपाही रिट्रीट करते हैं। स्नेक केटिल के पास जाता है जो बेहोश पड़ा था। तो स्नेक कहता है तुम ऐसे मरने की एक्टिंग से बच नहीं सकते, तुम्हें बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। स्नेक उसे उठा के ले जाता है। दूसरी ओर थोरफिन और एनार आर्नेट को लेके जा रहे होते हैं और वो ख्वाब देखती है कि वो अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ घर जा रही है। तो उसका हस्बैंड कहता है ऊपर वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ उन्हें फेयरवेल करके आओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद आर्नेट होश में आती है और उनसे आखिरी बातें करती है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। स्नेक केटिल को उठाए वहाँ आता है तो एनार गुस्से में केटिल को मारने के लिए आता है कि तुम्हारी वजह से आर्नेट मर गई है। उसे रोकने के लिए थोरफिन उसे घूसा मारता है और एनार अपने होश में आ जाता है। फिर वो आर्नेट को वहीं दफना देते हैं। इसके बाद थोरफिन फार्म पे वापस जाने लगता है और लीफ पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। थोरफिन कहता है केटिल जिंदा है और पकड़े जाने से बच गया, मतलब अभी जंग ख़त्म नहीं हुई। मैं कैन्यूट से बात करना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है मेरे बात करने से मजीद कोई खून खराबा नहीं होगा। स्नेक सवेरकल को बताता है हम कैन्यूट का मुकाबला नहीं कर सकते और उसने दूसरी बार हमें सरेंडर करने की ऑफर की है। तो केटिल की बीवी गुस्सा होती है, तुम्हें हमारी सुरक्षा करनी थी ना कि सरेंडर। थोरगिल स्नेक से पूछता है अगर हम लड़ना चाहें तो तुम क्या करोगे। स्नेक कहता है फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। थोरगिल खुश होता है कि ठीक है, फिर हमारे पास लड़ने के लिए इतने आदमी हैं। सवेरकल उसकी बात टोक देता है कि लड़ने का डिसीजन तुम नहीं ले सकते। थोरगिल पूछता है फिर कौन लेगा, तुम। सवेरकल कहता है नहीं, केटिल का अगला वारिस ओलमार। ओलमार वहाँ आता है और सरेंडर करने का डिसाइड करता है। तो थोरगिल उसे ताने मारता है कि ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। ओलमार रोने लगता है कि मैं और खून खराबा नहीं चाहता, ये सब मेरी वजह से हुआ, तो मैं इसे रुकवाना चाहता हूँ। तो थोरगिल उसे लड़ाई के लिए बहलाने लगता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सब कैन्यूट ने किया है, तुम अपनी प्राइड के लिए अभी उसे बदला ले सकते हो। लेकिन ओलमार मना कर देता है तो थोरगिल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर थोरफिन कैन्यूट के आदमियों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैं थोर्स का बेटा थोरफिन हूँ और मैं कैन्यूट का गार्ड हुआ करता था, उसे बताओ मैं उससे मिलने आया हूँ। तो सब उस पर हंसने लगते हैं और एक आदमी उसे पंच मारने की कोशिश करता रहता है, जिसे थोरफिन डोज करता रहता है। वुल्फ कैन्यूट को बताता है कि केटिल का एक मैसेंजर आया है जो खुद को थोर्स का बेटा थोरफिन बता रहा है। ये सुनते ही कैन्यूट और फ्लो की शौक होते हैं, लेकिन कैन्यूट कहता है मैं उससे नहीं मिलना चाहता। कैन्यूट के आदमी बेड के लिए चिल्ला रहे होते हैं। तो थोरफिन पूछता है कैसी बेड। वो बताते हैं कि हमने बेड लगाई है, तुम कितने पंच झेल सकते हो और कब रोते हुए घर भाग जाओगे। तो थोरफिन भी एक बेड लगाता है कि 100 पंच खाने पर अगर मैं हार गया तो मैं चला जाऊंगा और अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे कैन्यूट से मिलने दोगे। एनार उसे मना करता है कि हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से चले जाते हैं। थोरफिन कहता है नहीं, हमने यहाँ अच्छा वक्त गुजारा, सब हमारे साथ काइंड थे, अब बदला चुकाने का वक्त आ गया है। तो 100 पंचेस खाने और अपने बूथे का ये हाल करने के बाद थोरफिन कैन्यूट के सामने जाता है और कैन्यूट से सॉरी करता है कि मैंने तुम्हारे चेहरे पर ब्लेड मारी थी। कैन्यूट कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि ये तुम हो। इसके बाद थोरफिन पूछता है तुमने एक बार कहा था कि तुम यूटोपिया बनाने चाहते हो, वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया उनके लिए एक जन्नत बनाना चाहते हो। तो कैन्यूट कहता है हमारी तरफ देखो, हमने बहुत किलिंग की हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोग जो खुदा के बागी हों जन्नत बना सकें? वो सिर्फ वही बना सकता है जो खुदा की बातें मानता हो, लेकिन अगर दुनिया भर के लोग मेरा साथ दें तो मैं खुदा से जंग करूँगा। एनार गुस्सा होता है कि तुमने खुदा से जो जंग करनी है करो, लेकिन तुमने इस फार्म पे जो खून खराबा किया है इसकी कीमत कौन चुकाएगा? तुम बस ये फार्म हड़पना चाहते थे, अगर तुम खुद इन खेतों में हल चलाओ, बीज डालो और खेती करो, फिर तुमसे वो ज़मीन छीन जाए तो तुम्हें पता चलेगा। थोरफिन कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम ये फार्म पीसफुली छोड़ के जाओगे या नहीं? कैन्यूट कहता है नहीं। और तुम क्या करोगे, मुझे मार डालोगे? जो तुम नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं रोक सकते। थोरफिन कहता है अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊँगा। थोरफिन जाने लगता है तो कैन्यूट कहता है तुम जैसा एक्सेप्शनल वॉरियर ऐसा नहीं कर सकता। थोरफिन कहता है मैंने तुम्हें रुकने का बोला, तुम नहीं रुकोगे तो मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊँ। कैन्यूट हंसने लगता है कि तुमने मुझसे मिलने के लिए मार खाई और मुझसे पीस टॉक करने आए, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि पीस टॉक होती क्या है। फिर कैन्यूट कहता है सो तुम कहाँ भागोगे? थोरफिन कहता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारी पहुँच से बहुत दूर। कैन्यूट कहता है मेरा एम्पायर हर रोज़ बढ़ रहा है, मैं तुम तक पहुँच जाऊँगा। थोरफिन कहता है जब तक भागने और जंग से बचने की जगह होगी मैं भागता रहूँगा। मैं ऐसी पीसफुल जगह बनाऊँगा जहाँ वो लोग रहेंगे जो तुम्हारी यूटोपिया में नहीं रह सकते। अगर तुम ऐसे ही लोगों को मारते रहे तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। कैन्यूट पूछता है तो तुम वो गैप फील करोगे जो मेरे मेथड फील नहीं कर सकते? थोरफिन कहता है हाँ, मेरे पास इतनी पावर तो नहीं है, इसलिए तुम ज़्यादा खून खराबा न करना वरना मेरा काम बढ़ जाएगा। कैन्यूट खुश होता है इतनी चैलेंजिंग पीस टॉक मैंने आज तक नहीं की। थोरगिल समंदर किनारे आता है लेकिन वहाँ कोई वारशिप नहीं होती, तो वो गुस्सा होता है कैन्यूट ऐसे कैसे जा सकता है। वुल्फ कैन्यूट को बताता है कि फ्लोकी तुम्हारे डिसीजन से खुश नहीं हुआ। कैन्यूट पूछता है क्या तुम्हारा भी सेम रिएक्शन है?
तो वुल्फ कहता है नहीं। कैन्यूट कहता है मैं थोरफिन के लिए अब ज़्यादा मुश्किल पैदा नहीं करना चाहता। हम अकेले एक पैराडाइज बनाने निकले थे, लेकिन आज मुझे न्यू एलाइज मिल गए हैं। इसके बाद कैन्यूट बाकी फार्म्स पे इन्वेजन कैंसिल कर देता है। इंग्लैंड में अपनी फोर्सेस को रिट्रीट करता है और बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करता है। इंग्लिश फोर्सेस को भी उस पर ट्रस्ट होने लगता है और कैन्यूट की फोर्सेस रिट्रीट होने पर उनका इकोनॉमिक बर्डन कम हो जाता है। इंग्लिश लोग उसे अपना किंग एक्सेप्ट कर लेते हैं। थोरफिन और रेनार फार्म पे सबको फेयरवेल करते हैं और अपने अगले सफ़र पे रवाना होते हैं। जाते हुए स्नेक चिल्ला के उन्हें बताता है कि मेरा नाम रोल्ड है और मैं ग्रीम का बेटा हूँ। इसके बाद ओलमार अपने फार्म्स पे काम करता है। स्नेक भी अपने साथियों के साथ फार्म्स पे काम करता है। इसके बाद थोरफिन लीफ के साथ अपने विलेज पहुँचता है, जहाँ वो लोगों को नहीं पहचान पाता और लोग भी उसे नहीं पहचान पाते। फिर लीफ थोरफिन की बयान यील्वा को बताता है कि मैं थोरफिन को वापस ले आया हूँ। थोरफिन यील्वा से मिलने आता है और वो उसके मुंह पे लात मारती है कि तुम थोरफिन नहीं हो सकते, तुम तो मर गए थे। इसके बाद थोरफिन अपनी माँ से मिलने जाता है, जो उसे पहचान लेती है। फिर रात को यील्वा घर आती है और थोरफिन को देखते ही उसकी पिटाई करने लगती है। तो हेल्गा बताती है कि ये थोरफिन ही है। तो यील्वा फिर से पिटाई करने लगती है कि तुमने इतने साल क्यों लगा दिए वापस आने में। इसके बाद थोरफिन अपने घर वालों को शुरू से लेकर एंड तक पूरी दास्तान सुनाता है और उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे डैड और मैं भी अपने गांव से भाग गए और इस जगह पीसफुल गांव में बात किया। तुम्हें भी अपना ड्रीम पूरा करना चाहिए और विनलैंड जाके उससे बात करना चाहिए। एंड में थोरफिन अपने बाल काट चुका होता है और वो एक नए सफ़र के लिए रेडी होता है। यही था सीज़न 2 का पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।